नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संजीव की समीक्षा एपिसोड 10 में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में बेहद स्वस्थ हैं, क्वारंटीन हैं और सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। और इस स्थिति में जाहिर सी बात है, आप भी सभी आंकड़ों को ज़रूर चेक कर रहे होंगे समय से। और जो मैं वर्ल्डोमीटर की बात करता हूँ, उसी आंकड़ों को ज़रा संक्षिप्त में आपसे चर्चा करता हूँ कि देखिए, आज जो अमेरिका की स्थिति है दोस्तों, वह बेहद चिंताजनक है। अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या अभी 7 लाख के करीब हो गई है। वहाँ मरने वालों की संख्या जो है कोरोना वायरस से, वो 36,000 तक पहुँच गई है। और ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि रोज़ वहाँ जो नए संक्रमित मरीज आ रहे हैं अमेरिका में, उसकी संख्या कम होती दिखाई नहीं दे रही है। मरने वालों की संख्या भी लगातार दिनों दिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पर इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप का मानना ये है, उन्होंने कल एक बयान दिया कि अमेरिका अब अपने पीक पर पहुंच चुका है कोरोना वायरस को लेकर, और वो जल्द ही एक एग्जिट नीति की घोषणा करेंगे। अब ये बात सोचने वाली है, क्योंकि जो आंकड़े दिखाते हैं उससे अभी तक किसी भी देश का पीक पता चला नहीं है। चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए, जितने भी देशों में जो बहुत तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, संख्या कभी कम कभी ज़्यादा जरूर है, लेकिन वहाँ पीक आ गया है और माइनस में वो लोग जाने लग गए। मतलब कि नए मरीजों की संख्या बिल्कुल रुक गई है या मरने वालों की संख्या रुक गई है। ऐसा विश्व के किसी देश में अभी तक देखने को नहीं मिला। और अमेरिका में तो हालात कमोबेश बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ तो मरने वालों की संख्या तो बढ़ ही रही है और संक्रमित लोगों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, फिर भी ऐसे दौर में राष्ट्रपति ट्रंप का ये सोचना कि अब स्थिति यहाँ सामान्य होने वाली है और वो किसी एग्जिट नीति का घोषणा कर सकते हैं, ये थोड़ा संशय वाली स्थिति है। खैर, आज एक चीज़ और देखिए कि कोरोना वायरस के इस दौर में विश्व में जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। आज हो ये रहा है, देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा सीधा चीन के ऊपर 2 आरोप लगाए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि जो WHO है वो सीधे सीधे चीन के फेवर में, चीन के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने शुरुआत से चीन को बहुत ज़्यादा फेवर दी है और ये कहते हुए अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम जो WHO में एक राशि देते थे सपोर्ट करने के लिए, अब वो राशि हम नहीं देंगे। और ये जो रकम थी, ये रकम थी दोस्तों $400 मिलियन के करीब, जो पूरे विश्व में किसी भी देश द्वारा WHO को दी जाने वाली सहायता राशि की सबसे बड़ी रकम है। ये टोटल जितना भी WHO को पैसा आता है उसका 15% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से जाता है। चीन भी इसमें देता है पैसे, और वो करीब $40 मिलियन देता है, जो कि बहुत कम है। अब मैं आपको बता दूं, यूरोप के बहुत सारे देश, इसमें भारत शामिल नहीं है, यूरोप या एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश इसमें शामिल नहीं है। तो यूरोप, अमेरिका और चीन, ये जो बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या जो विकसित देश हैं, मोटा मोटा आप ये समझिए, ये लोग WHO में काफ़ी बड़ी रकम हर साल देते हैं ताकि वो विश्व में इसको सपोर्ट कर सके। अब इस दौर में अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि हम WHO को कोई भी राशि आगे से नहीं देंगे। और देखिए, अब कोरोना वायरस में वैश्विक हालात जो बदल रहे हैं मित्रों, वे बेहद चिंताजनक परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि अमेरिका ने चीन के ऊपर एक और आरोप लगाया है कि चीन ने हाल ही में अपने यहाँ पर एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। हालांकि चीन ने इस बात का खंडन कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अमेरिका इस तरीके की अनर्गल बयान हमेशा करता रहता है और वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन देखिए, आज जो विश्व के हालात है कोरोना वायरस की वजह से, वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जहां से बीमारी शुरू हुई चीन से, आज वहां लगभग चीन ने तो ये घोषित कर दिया, चीन ने अपने यहाँ सब कुछ खोल दिया है, सारे बाजार खुल गए हैं, काम पहले की तरह चल रहा है। अब स्थिति यह है कि अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड बाजार के ऊपर जो दवाइयों का है या जितनी भी ये रसद है, टेस्टिंग किट्स है, PPE किट्स हैं या जो मास्क हैं, इन सब पे आज अगर किसी का पूर्ण नियंत्रण है तो वो चीन का है। तो चीन कोरोना वायरस के बाद से एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी समस्या में है।
यूरोप खुद मानता है, यूरोप से ब्रिटेन ब्रेग्जिट से बाहर हो चुका है, और यूरोपीय देश खुद आपस में ये कह रहे हैं कि जब जर्मनी या स्पेन को सबसे ज़्यादा सहायता की जरूरत थी तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर आगे आए नहीं। तो विश्व की परिस्थितियां कोरोना वायरस के आने के बाद से बहुत तेजी से बदल रही हैं, और आने वाले समय में इसका बहुत बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे ये चीज़ें बदलेंगी इन परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अब हम आते हैं भारत के ऊपर। तो देखिए, कमोवेश आपको सब कुछ हरा हरा दिखाया जा रहा है। टीवी पर जो भी चीज़ें खबरें चल रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि भारत में स्थिति कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, बहुत नियंत्रण में चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप सच में 6-7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 70 से 75% कोरोना का इफेक्ट पूरे देश के हिसाब से अगर देखें तो वहीं पर सबसे ज़्यादा है। उसमें से आपका महाराष्ट्र है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ये 7 या 8 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां टोटल कोरोना केसेस जो भारत में जितने भी हैं उसका 70 से 75% इन्हीं राज्यों में है। इसमें आप तेलंगाना में भी थोड़े से नंबर बढ़े हैं, तमिलनाडु में भी बढ़े हैं। तो बाकी देशों में कमोवेश स्थिति काफ़ी नियंत्रण में लगती है। लेकिन आप देखें तो भारत में कहीं से भी ये ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि भाई कोरोना वायरस का इफेक्ट कम हो गया है या नियंत्रण में स्थिति आने वाली है। राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी अच्छी अच्छी नीतियों की घोषणाएं तो लगातार हो ही रही हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई सारी की सारी स्थिति अब हम चिंता वाली स्टेज से बाहर आ गए हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, ऐसा हम कतई नहीं कह सकते। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे यहाँ आंकड़ों का जो चलन है वैसा ही है। पिछले 6 साल से हम आंकड़ों को लेकर बहुत कमजोर रहे हैं एक देश के रूप में। आप जितने भी बड़े आंकड़े उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, किसी भी मंत्रालय से जुड़े हों, तो कमोवेश उनकी हर साइट पर 2018 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। और इस दौर में, कोरोना के इस दौर में भी आंकड़ों को बहुत तेजी से अपडेट नहीं किया जा रहा। जो 2 साइट मैंने आपको बताई थी, covid19.alistair.in और covid19india.org, उन दोनों साइट पर भी रोज 9:30 बजे रात को फाइनल फिगर अपडेट होती है। जो भारत में जितने भी नए संक्रमित केस जुड़ते जाते हैं वहां पर ये फाइनल फिगर 9:30 बजे रात को अपडेट होती है। आप जितने भी चैनल भारत में उठा के देख लेंगे, सबके यहाँ आपको अलग अलग फिगर्स दिखाई जा रही है। आप जो भी चैनल, हर चैनल पर फिगर अलग है, सरकार की फिगर अलग है। लेकिन आज जो मैंने फिगर देखी, हम 13,865 के करीब पहुंच गए। पूरे विश्व में अगर मैंने आपको बताया था कि हम 21वें नंबर पे आ गए थे जब मैंने पिछली बार अपना एपिसोड किया था, तो हम 21वें नंबर पे थे। आज हम 18वें नंबर पे हैं। एक देश हमसे आगे चल रहा है, उसको मुझे लगता है वहाँ पर 14,000 कुछ केसेस हैं। हम उस ऑस्ट्रिया है और उसको पछाड़कर हम कल तक शायद 17वें नंबर पे आ जाएंगे। अब ये नंबर मैटर नहीं करते। देखिए, मैटर क्या करता है कि जिस हिसाब से भारत 50वें नंबर से आज 17वें नंबर पर पहुंचने की अवस्था में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में अगर आप मानेंगे तो विशेषज्ञों का क्या आंकड़ा है, WHO क्या कहता है? WHO ने कल ही एक बयान दिया कि हमारा मानना यह है कि पूरे अफ्रीका में कम से कम 1 करोड़ लोग कोरोना वायरस से पीड़ित या संक्रमित हो जाएंगे, और अभी भी वो संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन वो किसी कारणवश या तो यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, उस वजह से सामने नहीं आ रहा। और उनका ये भी कहना है, बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में मई के महीने में कोरोना वायरस की विस्फोटक स्थिति देश को देखनी पड़ सकती है। चलिए, लेकिन अभी जो सरकारें काम कर रही हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, लव अग्रवाल रोज शाम को 4 बजे आते हैं, प्रेस विज्ञप्ति करते हैं। मेरा मानना यह है, पिछले 3-4 दिनों से वो एक उपदेशक की भूमिका में आ गए, कथावाचक की भूमिका में आ गए। वो आते हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स का प्रयोग करते हैं और अपनी बात कहते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने जब वो अपने आंकड़े दे रहे थे तो उन्होंने एक गुजरात के एक हॉस्पिटल की पूरी एक सीरीज चला दी 15 मिनट की। उन्होंने ब्रेक भी ले लिया, मैंने भी ब्रेक ले लिया। तो आप देश के कोरोना वायरस से लड़ने के हालात के बारे में चर्चा करने आए हैं और आप एक स्टेट का एक हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल तो यहाँ पहले से बहुत सारे हैं, और उन हॉस्पिटल्स की अगर कहानी देखेंगे तो पूरे देश में जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, शायद मीडिया तो इस बारे में कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्थितियां देश में बहुत ज़्यादा खराब है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो आज ही की एक खबर बताती है, वहाँ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप कोरोना से तो छोड़िए, अगर वो दूसरी बीमारियों को लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो सरकारी अस्पताल सीधा सीधा उनको
एडमिट करने से मना कर देते हैं। पहली स्थिति ये है। जबकि सरकार का कहना क्या है कि आज की स्थिति में हमने 2 तरीके के अस्पताल कर रखे हैं। एक वो अस्पताल जो कोरोना से इतर, कोरोना से अलग जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे, और एक वो अस्पताल जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए 100% डेडिकेटेड है और वो सिर्फ कोरोना का इलाज करेंगे। लेकिन देश में स्थितियां ये हैं कि कोई गरीब या निम्न दर्जे का व्यक्ति जब किसी भी बीमारी से पीड़ित होकर अस्पतालों में जा रहा है तो उनको सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं दिया जा रहा, उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, वहां भेज दिया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल मुंह फाड़ के अपने पैसे मांग रहे हैं, कोई 80,000 मांगता है, कोई 1 लाख मांगता है बेड देने के लिए। तो स्थितियां तो ग्राउंड लेवल पर ये है, जमीनी हकीकत ये है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करे तो मीडिया तो करेगी नहीं। अब हम आते हैं कि भाई आंकड़ों की बात, जब लव अग्रवाल सामने आते हैं या उसके बाद आईसीएमआर के जो प्रवक्ता हैं वो बोलना शुरू करते हैं, तो आईसीएमआर को मैं पिछले 3-4 दिनों से उनकी रोज रिपोर्ट जाता हूं उनकी साइट पर, उसको लिखता हूं, उनके आंकड़े लिखता हूं। आप भी लिखिए। मैंने पिछले 4 दिन से ये एनालाइज किया है कि जितने भी आईसीएमआर के आंकड़े हैं पहले दिन, जैसे 16 तारीख तक आज का जो आंकड़ा आएगा वो 9 बजे साइट पर अपडेट होगा। 9:30 बजे आप उस साइट पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आती है आईसीएमआर के लेटर हेड पे, 2 लाइनों में ये पूरी रिपोर्ट होती है। 2 लाइनों में इंडिया के 135 करोड़ लोगों के लिए कितने टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट एक लेटर हेड पे। और ये जब से आईसीएमआर इस डाटा को दे रहा है तब से इसका यही स्वरूप है। ये इंडिया में टेस्ट के हालात हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, मैं इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करूंगा। तो अब जो मैंने आंकड़े देखे आईसीएमआर के, मैंने 16 तारीख के आंकड़ों में से 15 तारीख के आंकड़ों को माइनस किया। मैंने देखा कि भाई 15 तारीख को उन्होंने 2 लाख समथिंग की फिगर दी है, 16 तारीख को उन्होंने 3 लाख समथिंग की फिगर दी है। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि आज 27,000 समथिंग टेस्ट हुए हैं। लेकिन जब मैंने 16 तारीख की फिगर में से 15 तारीख की फिगर को घटाया, जो आंकड़े 16 तारीख के थे, सपोज करिए 3,02,000, और जो आंकड़े 15 तारीख के थे 2,76,000, सपोज करिए, मोटा मोटा एक फिगर दे रहा हूं। जब मैंने उसको घटाया तो उसमें 700 से 800 टेस्ट का घोटाला सामने आया। मतलब वो 700 से 800 टेस्ट कहाँ हैं, किसने किए, कब किए, और वो क्यों नहीं आंकड़ों के साथ संबंध बिठा पा रहे हैं, उसका कारण मुझे नहीं मिला। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप राज्यवार पूरी सूची देख लें तो हर राज्य के आंकड़े हमारे सामने हैं। महाराष्ट्र में 3,500 के करीब केसेस हैं, दिल्ली में 1664 है। इस तरीके से हर राज्य के केसेस आंकड़े हमारे सामने हैं। तो हम टेस्ट के आंकड़े इसी तरीके से एक पोर्टल बना के क्यों नहीं दिखा सकते भाई? अगर आप मोटा मोटी सोचें, देखें, तो सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में हर रोज 3,500 केसेस टेस्ट किए जा रहे हैं। तो 3,500 केसेस, मैं कहता हूं कि 5 अगर डाटा एंट्री के लोग आप बिठा देंगे तो ये आधे घंटे का काम है। आप 3,500 लोगों के नाम सहित, उनके एड्रेस सहित, उनके टेस्ट कब हुए, कितने बजे सैंपल लिया गया, ये सारे आंकड़े आप आधे घंटे के अंदर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये संभव क्यों नहीं है और क्यों नहीं किया जा रहा? और कोई इस बारे में, जब ये प्रेस मीटिंग होती है तो किसी रिपोर्टर के दिमाग में ये प्रश्न पूछने का ख्याल क्यों नहीं आता? और अगर ख्याल आता है तो क्या वो हिम्मत नहीं कर पाता? और वो क्यों नहीं कर पाता? ये आंकड़े देश को आज चाहिए, ये बहुत जरूरी आंकड़े हैं। अगर कोई भी एनालिस्ट, कोई भी रिसर्चर देश के हालात के ऊपर चर्चा करना चाहेगा, समीक्षा करना चाहेगा, सोचना चाहेगा, तो बिना आंकड़ों के ये समीक्षा करेगा कैसे? और ये इतनी सी आसान बात है कि आप सारे राज्यों के आंकड़े चाहें तो बिल्कुल क्रमवार तरीके से हर व्यक्ति के नाम के साथ आप दे सकते हैं, कितने टेस्ट आज तक हुए। अब देखिए, टेस्ट की स्थिति जब आती है तो पिछले 3 दिनों से तमाम चैनलों पर यह खबर चलाई जा रही है। वैसे तो 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई हमने केंद्र सरकार को बोला है और केंद्र सरकार आरएनए टेस्ट किट और ये जो रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं ये मंगा रही है, इन्होंने ऑर्डर कर रखा है। तो चलिए, 2 दिन से ये बहुत बड़ी खबर है कि 6 लाख किट चाइना से आ चुकी हैं। अब देखिए, क्या हमारी सरकार ने कोई ऐसा आंकड़ा किया? आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई फलाना सामान, इसमें पीपी किट्स भी हैं, मास्क भी हैं और तमाम तरीके के उपकरण हैं, वेंटिलेटर्स हैं और ये जो टेस्टिंग किट्स हैं, ये हम चाइना से मंगा रहे हैं। इसकी फिगर्स आपको बता दी जाती हैं। क्या आपको किसी भी चैनल ने या सरकार की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने ये बताया कि ये चीज़ें क्या चाइना से, ये बताते हैं कि चाइना से ये चीज़ें आ रही हैं, तो क्या वो चाइना हमें दान दे रहा है? क्या वो चीज़ें मुफ्त आ रही हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ से खरीद रहे हैं। तो सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको ये प्रभार दिया गया है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, 1,75,000 पीपीई किट्स भारत आई, उसमें से 50,000 किट भारत का कहना है वो खराब है।
तो जब भारत ने चीन से इसकी शिकायत की, चीन सरकार ने साफ कह दिया कि भाई आप जिन कंपनियों से ले रहे हैं या तो आप सरकार के साथ बैठकर ये नेगोशिएशन करें कि कौन सी कंपनियां हम आपको बताएंगे, और अगर आप ले रहे हैं तो लेते वक्त जब आप रेट की नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्ति को भेजिए, वो सामान सारा देखेगा, तब आप उसको उठाइए। चीन सरकार भारत के सामने ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं है। जिस देश ने भी शिकायतें करी है, तमाम देशों ने शिकायतें करी हैं, और चीन का माल हम सब जानते हैं कि कैसा होता है, क्वालिटी वाइज उनकी क्या, लेकिन यहाँ क्वालिटी मैटर करती है। ये कोई हम कपड़े नहीं मंगा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मंगा रही, ये लोगों की जान से जुड़ी हुई चीज़ एक है। अगर डॉक्टर एक अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट नहीं पहनता है तो आप समझ सकते हैं वो ना सिर्फ उस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, बल्कि वो डॉक्टर जितने लोगों के संपर्क में आएगा उस सब के लिए डिजास्टर है। और हमारे देश में स्थिति है क्या? हमारे देश में आज स्थिति ये है कि डॉक्टर, नर्सिस, सारे मेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, आप आंकड़े उठाइए, शायद मेरे को लगता है विश्व में पहला ऐसा देश है जहां इन लोगों के आंकड़े सबसे ज्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आज कोरोना वायरस से इसलिए पीड़ित है क्योंकि उनके पास तमाम सुविधाएं नहीं है। और दिल्ली में होता क्या है, दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल अपने डॉक्टर को सिर्फ इसलिए निकाल देता है, ये दिल्ली म्यूनसिपलिटी में अस्पताल आता है, वो लोग तनख्वाह डॉक्टर को टाइम से नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस डॉक्टर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उस डॉक्टर ने एक एनजीओ से मिलकर ये सारी चीजें इकट्ठी करी, मास्क, पीपीई किट, और अपने जितने भी साथी डॉक्टर थे उनको उपलब्ध करा दी। और ये बात किसी को नागवार गुजर गई कि भैया आपने हमसे बिना पूछे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप विदेशों से ये सारा माल मंगा रहे हैं तो कौन सी एजेंसियां उसको मंगा रही हैं, आपने क्या पैमाने तय किए हैं जिसके बेस पर वो एजेंसी भारत के बाहर से ये सामान मंगाएंगी, उसके क्वालिटी परीक्षण की क्या सुविधाएं हैं, क्या पैमाने हैं, ये आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ये आंकड़े आपको देश के सामने रखने पड़ेंगे कि 1 अप्रैल से पहले या 10 अप्रैल से पहले भारत में कितने किट्स की व्यवस्था थी। आज लव अग्रवाल ने कहा कि हम मई के महीने में 10 लाख पीपीई किट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आप आज तक के आंकड़े दीजिए कि भारत ने जितनी प्रोक्योरमेंट की है, कहां से की है, किन शर्तों पे की है, कितने मूल्य में की है, किस गवर्नमेंट के मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया या किस मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर प्लेस किए गए, कितने, ये आंकड़े देश को चाहिए, ये आने चाहिए, ये हम लोगों का अधिकार है, ये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन क्या सरकार ऐसे आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध करा रही है? तो जवाब है नहीं। अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा आपको कहीं पर भी, आप कितनी भी सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। आपको मोटा मोटा एक फिगर्स बता दिए जाएंगे, नंबर्स बता दिए जाएंगे, आपको ये बता दिया जाएगा कि हाँ हम बहुत खुश हैं, हमने, अब देखिए आप 6 लाख किट आती है, तो मैं उसकी कहानी भी आपको बता दूं। 2 दिन पहले आईसीएमआर के प्रवक्ता ने एक आंकड़ा दिया था कि हम 35,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की अवस्था में है, ये आज हमारी कैपेसिटी है, और अगले 2 सप्ताह, अगले 6 सप्ताह, यानी कि करीब करीब 40 दिन का हमारे पास पूरे का पूरा टेस्टिंग किट्स तैयार है। तो मित्रों, ये जो आंकड़ा मैंने उठाया, तो ये करीब 10-12 लाख टेस्टिंग किट्स आज सरकार के पास हैं। 6 लाख किट हमने मंगा ली। अगर मैं 30,000 किट टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़े लगाऊं तो ये जो 6 लाख किट हैं, ये करीब 12-15 दिन के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद क्या होगा? हमारी अपनी कौन सी कंपनियां हैं जो इन टेस्टिंग किट को तैयार कर रही हैं, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, और ये जो टेस्ट हो रहे हैं, आप बताइए, आज कल आईसीएमआर के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एक मरीज को पकड़ने के लिए 24 टेस्ट कर रहा है। तो आप ये अपना पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं या नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं? तो ये तो स्ट्रेटेजिकली आपकी हार है। अगर आप एक पॉजिटिव व्यक्ति को पकड़ने के लिए 24 टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उन व्यक्तियों को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। आपके पास हॉटस्पॉट है, आपके पास क्लस्टर है, आप उनमें से कितने लोगों का टेस्ट कर रहे हैं? आप डाटा वहां से क्यों नहीं उठा रहे? आप किन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं? पहले तो आप देश के सामने ये बात रखिए कि आप जिन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, आप किस आधार पर उन लोगों को ले रहे हैं। हो सकता है कि कहीं से फोन आते हो, और हमारे देश में तो ये कल्चर है, भाई किसी व्यक्ति ने, किसी एमएलए ने फोन कर दिया कि फलाने 5 लोगों का आप टेस्ट करिए, और ये टेस्ट आपने कर दिए। जबकि जो प्राइवेट लैब हैं वो भी अपने टेस्ट, अब प्राइवेट लैब को आपने परमिशन दे दिया 4500, लेकिन आज ही एक बिल सामने आया सोशल मीडिया पर, वहां पर 4500 के ऊपर 4 तरीके के टैक्स लगाए गए हैं, और वो बिल आ गया है 6500 का। तो और आपको क्या लगता है, ये अस्पताल किसी गरीब को ये फैसिलिटी देने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इन अस्पतालों का ये 5 सितारा जो कल्चर है ना, एक गरीब, जो आप ये जो 2000 के अंगोछे लेकर कोई भी घोषणा कर देते हैं, और आपका पूरा मंत्री तंत्र और आपके जितने भी मानने वाले समर्थक है, ये वही गमछा लगा के सामने आ जाते हैं। इससे गरीब की समस्याएं सॉल्व नहीं होती। इससे ये जो महंगे अस्पताल जो ये टेस्ट कर रहे हैं, किसी गरीब का टेस्ट कभी फ्री करने वाले नहीं है। और टेस्ट को लेके आप यकीन मानिए, बहुत सारी चीज़ों को लेके
आप देखिए, जो एक सर्जिकल मास्क था, सरकार ने उसकी कीमत तय कर दी, 10 रुपये में ये मास्क सबको मिलना चाहिए। आज हालात क्या है, दवाइयों की दुकानों पर वो मास्क अगर उपलब्ध है तो वो सबसे खराब श्रेणी के मास्क उपलब्ध हैं। इन सर्जिकल मास्क में भी 2-3 श्रेणियाँ होती है, 1 प्लाई का मास्क होता है, 2 प्लाई का मास्क होता है, 3 प्लाई का मास्क होता है। तो अब जो 3 प्लाई के मास्क हैं वो अवेलेबल ही नहीं, जो कि वाकई में अच्छी क्वालिटी के मास्क होते हैं। तो अब उसमें जो 1 प्लाई का मास्क है वो बिकना शुरू हो गया। चलिए, गरीब जनता तो अपने घर में देखिए, एक जो अंगोछा आपने लपेट लिया वो एक गरीब जनता कभी नहीं खरीद पाएगी। वो अंगोछा 50-100 रुपये का आता है, तो लेकिन वो एक, हाँ, कपड़े का टुकड़ा बांध ले वो भी सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसको धो पोछ सुखा के अगर वो इस्तेमाल करे तो वो भी सुरक्षित है। बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे शहरों ने तो ये घोषणा कर दी है कि अगर आप बाहर निकलते और मास्क नहीं लगाते तो उसके अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आंकड़ों की जो स्थिति है इस देश में बहुत गंभीर है। आंकड़े जिस हिसाब से देश के सामने रखे जाने चाहिए उस हिसाब से सरकारें रख नहीं रही हैं। इसी बीच एक खबर आई थी कि असम सरकार ने बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट मंगाया और 6 लाख से भी ज़्यादा पीपीई किट उन्होंने चाइना से खरीद लिया। आज अगर आप असम की बात करें तो वहाँ जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो दो फिगर्स में है। तो उनको 6 लाख किट मंगाकर रखने की क्या, जबकि देश में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ इसकी समस्या आ रही है। दिल्ली में इसकी बहुत डिमांड है, महाराष्ट्र में इसकी बहुत डिमांड है। तो आज आप वहाँ लाके उसको स्टोर कर किस ले रहे हैं? आप उन राज्यों को उसको दीजिए। चलिए, अब मैं दिल्ली की बात करता हूँ। तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली देश की राजधानी है और आप वहाँ आंकड़े देखिए, 1652 लोग हैं जो कुल 1654 या 1664 है, तो कुल ये लोग हैं जो संक्रमित हैं। आज के आंकड़े दिल्ली सरकार के अभी तक आए नहीं है सामने। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कल तक भी अगर सामने आते थे प्रेस में तो वो मरकज का नाम लेना कभी नहीं भूलते थे। और जबकि बहुत सारे चैनलों ने आज इस स्थिति को बंद कर दिया, अब लोग नहीं ले रहे। तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्य हैं, उन्होंने कभी भी एक बार भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की टोटल फिगर दी। तो खैर, जब हम दिल्ली की स्थिति देखें, आप इस बात को ध्यान से समझिए। आज दिल्ली का रिकवरी रेट क्या है? वहाँ कुल संक्रमित लोगों की संख्या है 1652 मानते हैं। वहाँ जो ठीक हुए, जो रिकवर्ड लोग हैं वो हैं सिर्फ मात्र 52, और जो वहाँ मरने वालों की संख्या है वो है 38। चलिए, मरने वालों की संख्या भी मान लेते हैं कम है, लेकिन रिकवरी रेट क्या है? अगर 1652 लोगों में से मात्र 50 या 52 लोग दिल्ली में ठीक हो रहे हैं तो ये भयंकर स्थिति है। आज इतने दिनों बाद अगर आप सिर्फ 50 मरीजों को ठीक कर पाए, वही इस देश में एक राज्य है केरल, जहां टोटल संक्रमित लोगों की संख्या है 352 और वहां जो ठीक होने वाले लोग हैं वो 250 से भी ऊपर है। तो केरल ऐसी कौन सी तकनीक का, और एक ही देश के एक राज्य से आप ये चीजें क्यों नहीं सीख सकते? आप ये तकनीक तो केरल वालों से भी जाके समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं दुनिया भर के लिए केरल आज की डेट में एग्जाम्पल, जहां मात्र 352 लोग संक्रमित हैं, उसमें से 250 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। नए मरीज की संख्या आप यकीन मानिए, आज सिर्फ एक व्यक्ति नया मरीज आया है केरल में, और पिछले 2-3 दिन से यही स्थिति है। तो मेरा मानना है कि विश्व भर में अगर देखा जाए तो केरल ने दमदार काम किया है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, उनकी वेबसाइट इस देश की तमाम वेबसाइट से, उनका डाटा अपडेशन, उनके यहाँ टेस्ट की आप सारी तमाम तरीके की रिपोर्ट, ग्राफिकल रिपोर्ट देखिए। बहुत ही जबरदस्त काम केरल सरकार ने किया है। वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ना सिर्फ भारत के सामने बल्कि पूरे विश्व के सामने। तो भारत की राज्य सरकारें केरल से ये ज्ञान क्यों नहीं लेती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा संकोच है? आप अपनी नैतिक विचारधारा को एक अलग अभी घड़े में बंद कर दीजिए, डब्बे में बंद कर दीजिए, लेकिन ये कोरोना से लड़ने की जो बात है, यहाँ आप इकट्ठे हो जाइए। दिल्ली सरकार केरल वालों को बुला के ये समझे कि हमारे यहाँ जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या इतनी कम है, तो हम इसको कैसे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ठीक कर सकें। अब देखिए, जब दिल्ली के आज उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो सरकार है वो स्कूलों को लेके काफ़ी चिंतित है। उन्होंने जो पहला वाक्य बताया, उन्होंने बताया दोस्तों कि हमने प्रधान मुख्यमंत्री ने ये साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली का कोई भी स्कूल, चाहे वो निजी स्कूल हो या कोई निजी स्कूल की बात समझ लीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल तो कमोवेश नहीं बढ़ाएंगे, तो निजी स्कूल कोई भी दिल्ली का सरकार की बिना आज्ञा से बच्चों की फीस नहीं बढ़ा सकता। अरे, आप बच्चों की फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब इस स्थिति में आप फीस बढ़ाने के ऊपर आदेश जारी कर रहे हैं, ये तो कल्पना से परे की बात है। जाहिर सी बात है कि भाई इस स्थिति में तो आप फीस बढ़ाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अब आप स्कूलों की स्थिति भी समझ लीजिए इस देश में क्या है। दिल्ली एनसीआर में, अगर आप अपने शहर की बात कर ले, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के आंकड़े आज उपलब्ध हैं और मैं इनके बारे में जानता हूँ। आप कोई भी बड़ा स्कूल लगा लीजिए,
DPS है, APJ है, गोयनका है, GD गोयनका है और 50 तरीके के जितने भी बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं आप लगा लीजिए दोस्तों। वहाँ किसी भी क्लास की, मैं प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो सालाना फीस है वो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए सालाना है, यानी कि महीने का 10,000 रुपये से ज़्यादा। इस देश में 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम, महीने की तनख्वाह 10,000 या उससे कम की है। तो आप समझिए इस देश की स्थिति क्या है। आपको जो सब कुछ हरा हरा दिखाया जा रहा है, इस देश की स्थितियाँ वैसी नहीं है। एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा करके, वो इंडिया टीवी के, उस व्यक्ति ने इतने गंदे तरीके से उसने लिखा है कि भाई जो मजदूर छठ पूजा में अपने गांव एक साल में एक बार जाते थे, आज उनको ऐसी कौन सी चुल्ल मच गई, आज उनको ऐसा क्या हो गया कि आप उनको अपने घर जाए बिना रुका नहीं जा रहा। आप समझ सकते हैं कि कोई मजदूर किन परिस्थितियों में ये कदम उठाता होगा कि वो 1000 और 2000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचना चाहता है। ये लोग पत्रकार हैं और आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये पत्रकार लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातों को उठाएंगे मीडिया। चलिए हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं शिक्षा के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो स्थितियाँ ये हैं, आप अपने बच्चों को जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप अगर शहरी वर्ग से आते हैं तो आपको पता है कि आपके बच्चों के स्कूलों की फीस क्या है। यदि आपका एक बच्चा है तो भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना सिर्फ उस बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए जो कि स्कूल में पढ़ रहा है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप समझिए आप उस सैलरी इनकम वर्ग में होने चाहिए जहां आपका कम से कम 12 से 15 लाख सालाना की इनकम है, तब आप 2 बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। यही शहरों की अवस्था है, यही आज चल रहा है शहर। तो दिल्ली सरकार कहती है कि भाई आप फीस नहीं बढ़ाएंगे, फीस बढ़ाने की। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम सारे स्कूलों को हमने ये निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल इस दौरान, जो बंदी के दौरान, कम से कम 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा किसी भी पेरेंट से, 1 महीने की फीस ही ली जाएगी। और यदि कोई पेरेंट इस अवस्था में, पहली बात तो मैं बता दूं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं उनके पास धन की समस्या नहीं हो, वो लोग उनसे 3 महीने की फीस मांगी जाए वो भी दे देंगे, 1 महीने की मांगी जाए वो भी दे देंगे। तो जिन स्कूलों को लेकर ऐसी नीतियां निर्धारित होनी चाहिए वो स्कूल सेकंड कैटेगरी के हैं, जहां मजदूरों और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको उन स्कूलों को लेकर नीति निर्धारित करनी चाहिए। अब मैं आता हूं जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने भी 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई हमने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे पोर्टल्स बना दिए हैं, ई-पाठशाला है और स्वयं प्रभा है, दीक्षा है। इन पोर्टल्स पे आप जाइए, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं। बहुत से स्कूलों ने, हमारे बच्चों के स्कूलों ने भी ऑनलाइन शिक्षा अभी चालू कर दी है, देना चालू कर दी है, वो सब मुफ्त दे रहे हैं। इन साइटों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ, आप में से कोई जाए तो इनकी क्या क्वालिटी है और क्या कोर्स मटेरियल इनके ऊपर उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने किसी भी बच्चे के फीस के बारे में कभी कोई बात नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस देश में विश्वविद्यालय, कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है। वो बच्चे जिन्होंने फाइनल के एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनके करियर के बारे में सरकार क्या सोचती है। इस देश के राष्ट्राध्यक्ष हर साल जब 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं होने वाली होती हैं तो बच्चों के साथ भी अपना एक सेशन करने आ जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त सेशन वो होता है, बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट वहाँ किया जाता है, वो एक पूरा का पूरा एक इवेंट होता है। क्या उन्होंने कभी भी इस देश के जो सबसे बड़ा, ये तो भविष्य की बात है, ये हमारे बच्चों की बात है, वो युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा उल्लासित रहते हैं, उन्होंने कभी युवाओं के बारे में बात करी, उन्होंने कभी बताया कि वो इस देश के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। केंद्रीय मंत्रियों ने कोई भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। अब देखिए, आप अपने शहर से, अपनी शहर के बाउंड्री से बाहर निकलकर हाईवे पे चले जाइए, आप हाईवे के दोनों तरफ देखिए, हर 2 किलोमीटर पे आपको 5 सितारा बिल्डिंगें दिखाई देंगी। जानते हैं ये बिल्डिंगें किसकी हैं? ये सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। आज इस देश का हर बड़ा बिजनेस, व्यापार घराना आज शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा माफिया है। सरकार का शिक्षा बजट पिछले साल 99,100 करोड़ रुपए का था। ये सरकार का शिक्षा बजट है। और इस देश में जो शिक्षा के निजीकरण यानी कि निजी क्षेत्र का जो बजट है वो दोस्तों करीब 5 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ के निजी शिक्षा क्षेत्र का बजट है। यही स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र की है। आप बताइए कि कितने मीडिया वालों ने जाके इन शिक्षा संस्थानों के मालिकों के मुंह के आगे माइक रखा और पूछा कि भाई आप इस स्थिति में, जब कोरोना वायरस से देश त्रस्त है, लोग लड़ रहे हैं, तो आप इस स्थिति में, आज इस देश की हालत यह है कि MBA अगर करना चाहें
आप नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी में तो 2 साल की फीस खर्चा कमोबेश 20 से 25 लाख मिनिमम इतना बैठता है। ये मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ या हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अब इंजीनियरिंग में और इसमें सब में ये लगभग मेडिकल की कहानी तो ये है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं। इस पर भी हम आएंगे, आज नहीं कल की चर्चा हम करेंगे कि ये जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं वही आज सबसे बड़ा कारण उभर के आए हैं इस देश में। जो आपने स्थितियां देखी हैं, कोरोना वायरस का जो ये फैलाव देखा, खैर हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो देखिए, शिक्षा की ये स्थिति है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, आपको जो दिखाया जाता है, जबकि ये सबसे मुख्य मुद्दा है। ये आपका, मेरा, हम सबका ये एक वाजिब सा सवाल है। गांव के पढ़ने वाले उन 80 करोड़ के बच्चों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये तो आप, ये उस वर्ग की बात है। देखिए, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी बालकनी में खड़े होकर ये थाली ताली और दिवाली करिए। ये बालकनी शब्द मैं आपको बता दूं, इस देश के 85 करोड़ लोगों ने बालकनी देखी नहीं होगी। आप अपने शहरों के झुग्गी झोपड़ी एरिया में जाएं और देखें कि कितने घर ऐसे हैं जहां बालकनी होती है, मुंडेर होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आपने कोई ऐसा घर देखा है किसी झुग्गी झोपड़ी एरिया में जिसमें बालकनी होती है? और यहाँ देखिए, देश में जितनी चीज़ें चलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को, उसी वर्ग विशेष को वो टीवी दिखाया जा रहा है, उसी वर्ग विशेष के दिमाग के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो ये हालात हैं। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक गिलास लीजिए, उस गिलास को 60% 70% आप उसमें धूल, मिट्टी, गर्दा और ये चारकोल ये सब डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर 30-35% पानी डाल दीजिए और अब एक चम्मच लेके उस गिलास को बहुत तेज़ी से हिला दीजिए। आप 15 मिनट इंतज़ार कीजिए। ये जितना धूल, मिट्टी, गर्द और ये चारकोल है, ये सब धीरे 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 नीचे जम जाएंगे और जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा गिलास के 35% हिस्से में वो स्वच्छ पानी होगा। तो ये जो गिलास है ना दोस्तों, यही भारत है। और ये जो सरकार है ना, ये मीडिया वाले चम्मच से इसको हिलाती जा रही है और ये जो धूल, मिट्टी, गर्द, चारकोल नीचे बैठ जाता है, ये इस देश की वो 85 और 90 करोड़ जनता है जिसके हालात के बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि आपको तो सिर्फ 30% साफ पानी दिखाई दे रहा है। तो ये इस देश के हालात हैं। अब देखिए, जो पिछले दिनों से हमारे मीडिया में एक आपने देखा है, सारे हालात देखे हैं कि किस तरीके से धर्म को लेकर हमारे यहाँ बहुत ही भयंकर स्थिति रही है। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने तो दिल्ली दंगों के बारे में भी एक भी शब्द कभी आके बोला नहीं इस देश में। जब भी जितने भी संबोधन किए उन्होंने कभी नहीं बोला, किसी भी बड़े नेता ने ऐसा आके बयान नहीं दिया। लेकिन धर्म के नाम पर अवस्था आज इस देश की इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिसको लेकर चर्चा करने में भी आज अपने आप में थोड़ा मतलब मन जो है ना बहुत बैठ जाता है। बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं। एक धर्म विशेष के लोगों को हर जगह पर नफरत की नज़र से देखा जा रहा है और ये सरकार ऐसा चाहती थी। ये सरकार की एक दूरगामी नीति का परिणाम है। इस सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें एक धर्म विशेष के बारे में इस देश में इतना ज़्यादा जहर घोल देना है ताकि ये देश किसी भी अवस्था में ये सोचने की स्थिति में ना रहे कि सरकार अच्छा कर क्या रही है, बुरा कर क्या रही है, सच क्या है, झूठ क्या है। जब हम उस स्थिति से बाहर ही निकलेंगे, हमें तो नफरत करने की होड़ में लगा दिया गया, तो हम सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये प्रश्न तो पूछने की अवस्था में हम आएंगे ही नहीं। यही सरकारी खेल है, यही सत्ता का खेल है, इसीलिए इस मीडिया की चम्मच को घुमाया जा रहा है। आप इस स्थिति को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा इस देश के लिए अच्छा होगा। अब देखिए, विश्व की तमाम संस्थाओं ने, जिसमें यूनेस्को है, WHO है, उसमें आपका IMF है, इसमें आपका एमनेस्टी है, इन सारी संस्थाओं ने एक सुर में, UNO ने एक सुर में एक बात कही है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर इस जानकारी को देख सकते हैं। वहाँ साफ साफ कहा गया है कि पूरे विश्व में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर या उसके स्थान के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर अगर आप उसको दोषी मानते हैं या उसके बारे में कोई कड़वी बात कहते हैं, लिखते हैं, तो यह एक अपराध है, यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। ये विश्व की तमाम संस्थाओं ने कहा है, विश्व की तमाम मीडिया इसका विरोध कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। आप जिस भी, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ऐसे ग्रुप में हैं जहां आप इस तरीके की कोई पोस्ट देखते हैं जो एक धर्म विशेष को लेकर कोई गलत बात करती है, आप तुरंत उस पर अपनी आवाज़ उठाइए। आप उसके एडमिन को ये बताइए कि अगर आप हमारे इस ग्रुप में इस तरीके की चर्चा करेंगे तो हम आपके खिलाफ ये शिकायत लेकर पुलिस में जाएंगे। आप इस तरीके की बात करिए। अगर तब भी ये बात नहीं मानी जाती है, आप उस ग्रुप को छोड़कर अलग हो जाइए।
क्योंकि ये करना जरूरी है। यह एक अपराध है, इससे किसी का भला होने वाला है नहीं भविष्य में। आप इस बात को जितना जल्दी हम लोग ये समझ लें और इन चीज़ों को रोकें, तभी इस देश में कुछ परिस्थितियाँ सामान्य हो पाएंगी। तो कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देश के हालात जो हैं उसके ऊपर हम आगे आने वाली सीरीज़ में भी चर्चा बनाए रखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अभी जो आपको सामान्य हालात दिखाए जा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर कतई ना बैठें, क्योंकि हालात सामान्य नहीं हैं। रोज़ कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है इस देश में। आप खुद का बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। एक शब्द जो ये है क्वारंटीन, देखिए बहुत सारे शब्द नए नए इस कोरोना वायरस के दौर में हमारे सामने आए हैं। हमने आइसोलेशन, क्वारंटीन, कोरोना शब्द का भी मैंने बता दिया था कि वो क्यों बोला जाता है, उसका कारण क्या है। कोविड-19, ये बहुत सारे शब्द आए हैं। ऐसे ये क्वारंटीन शब्द है। क्वारंटीन जो शब्द है दोस्तों, वो क्वांटम शब्द इटालियन भाषा का है, उससे निकल कर आया सामने। होता क्या था कि 14वीं शताब्दी में जो इटली था, वह बहुत भयंकर तरीके से एक प्लेग वाली बीमारी से जूझ रहा था। तो उन दिनों जितने भी वेनिस के पोर्ट पर जहाज आया करते थे, तो इटली के शासक उन जहाज़ों को 40 दिन तक समंदर में ही खड़े रहने का आदेश देते थे कि भाई 40 दिन आप समंदर में खड़े रहिए, तब आप हमारे देश में एंटर कर पाएंगे। तो वहीं से इस शब्द का जो ये शब्द उभर के आया क्वारंटीन, ये वहीं से निकल कर आया। और आज देखेंगे तो हमारे देश ने भी लगभग 40 दिन का क्वारंटीन किया है। तो बीमारी से बचने के लिए ये क्वारंटीन कहीं कहीं काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी भी है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, ये हमें मई महीने में पता चलेगा। अगले 10 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता आया हूँ, मैंने जितने भी आंकड़े आज तक दिए हैं, आप मेरे पिछले जितने एपिसोड हैं उठाकर देख लीजिए। मैंने जो भी, और देखिए मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। मैं तर्कों के आधार पर बात करता हूँ। जितने तर्क मैंने दिए, जब मैंने आपको बताया था कि भारत आज इस नंबर पे है और कुछ दिनों में, अगले आने वाले दिनों में स्थिति भारत की इस नंबर पे होगी, मैं आज भी आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। आप परसों देखिएगा, आप वर्ल्डोमीटर पे जाइए, गिनिए, भारत आज 18वें या 19वें नंबर पे है। आज 19वें नंबर पे है, और आप 2 दिन बाद देखिएगा भारत 18वें नंबर पे आ जाएगा। और वहाँ से अगर परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, अगर भारत 15वें या 13वें नंबर पे आता है, तो स्थितियाँ यहाँ पर रुकने लायक नहीं रहेंगी, फिर ये चिंताजनक स्थिति बन जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, उसके ऊपर भी मैं अपने अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा, उसके तर्क मैं आपको दूंगा। फिलहाल चलते हैं, और मैं चलते चलते जैसा कि पहले करता आया हूँ, आज फिर एक बार पॉजिटिव नोट पे अपनी चर्चा को ख़त्म करेंगे। 2 वैश्विक खबरें हैं, विश्व के दूसरे देशों से हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छी खबर है, और इन खबरों का गुणगान होना चाहिए। देखिए, स्वीडन की एक राजकुमारी है, राजकुमारी सोफिया। ये प्रिंस चार्ल्स फिलिप की वाइफ है, जो स्वीडन के राजकुमार हैं। तो प्रिंस चार्ल्स फिलिप की जो वाइफ है सोफिया, राजकुमारी सोफिया, उन्होंने आज से स्वीडन के एक अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी से 3 दिन का कोर्स किया, और दोस्तों उस कोर्स को करने के बाद ये वहाँ जितने भी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके असिस्टेंट, हेल्पर बनकर इन्होंने ये ड्यूटी ज्वाइन की। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये एक बहुत पॉजिटिव उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, क्या हमारे देश में किसी भी बहुत बड़े अमीर घराने ने ऐसा कुछ करके दिखाया है? मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ आया नहीं। अब मैं दूसरे एक जो पॉजिटिव न्यूज़ की बात करता हूँ। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। इन्होंने पिछले 3 साल से मात्र 100, 110, 120 रुपए की सैलरी ली है, पिछले 3 साल से। इस साल भी उन्होंने $1.40 $1.40 की सैलरी ली है, जो कि इंडियन करेंसी में 107 रुपये आता है। तो ये ट्विटर के ऑनर की बात मैं कर रहा हूँ, जो पिछले 3 साल से। क्या हमारे यहाँ किसी भी बहुत बड़े व्यावसायिक घराने में किसी सीईओ को आपने ऐसा करते देखा? बहुत कम उदाहरण मिलेंगे, बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बात है। आज कोरोना वायरस के दौर में ऐसे लोगों को सलाम है, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए, और संजीव की समीक्षा को लाइक करिए, इस मेरे चैनल पर जाकर मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।